आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। 71वीं बीपीएससी को बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 20 दिन बचा हुआ है। ऐसे में लास्ट समय में रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से हम लोग रिवीजन के फॉर्म में रोज़ एक वीडियो डालेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि सारे प्रीवियस ईयर से रहेगा। प्रीवियस ईयर में आपको बीपीएससी अभी तक जितना भी कंडक्ट कराया है सारे क्वेश्चन, उसके बाद TRE 1, 2, 3 टीचर्स वाला जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। हेडमास्टर हो गया, जितने भी बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है वो सारे क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो हम लोग इसी से रिवीजन करेंगे। रोज़ एक वीडियो प्रीवियस ईयर पे आएगा। रोज़ हम लोग एक वीडियो डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। तो पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को 2 या 3 पार्ट में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। पहला वीडियो है ये। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, और रेगुलर आज से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ भारत में वो था आपको अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा। अल्मीडा कब आया था? तो 1505 ईस्वी में आया था। और ब्लू वाटर पॉलिसी का भी प्रतिपादन अल्मीडा ने ही किया था। और ये क्वेश्चन भी पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अल्मीडा ने ही किया था। और 1505 में ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। तो अल्मीडा हो जाएगा। वायसराय बनकर कौन आया था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर तो अल्मीडा आया था। और ये देख लीजिए यहाँ पे 45वीं बीपीएससी का, ये तो बहुत पुराना है। आगे भी हम लोग देखेंगे, 70वीं बीपीएससी का भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आप लोग भी अपने मन में आंसर देते जाइए। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने मन में आंसर दीजिए कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि गलत आंसर दे रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो हुगली का उपयोग करता था वो करता था कौन? पुर्तगाली। क्योंकि ये लास्ट समय है, 20 दिन बचा हुआ है और सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, तो हम केवल आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर लगेगा कोई क्वेश्चन ऐसा कि करना चाहिए तो उसको हम लोग कर लेंगे, बाकी अभी हम आंसर ही बोलते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग किया था वो पुर्तगाली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो स्थापित किया था पटना में वो किया था 1632 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी निवारण और भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार के और भी एग्जाम, दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इस सब में भी पूछा जाता है। तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। देख लिए तो वो 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ देखिए 69वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में, तो अभी बताए थे 1632 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 में हुआ था। 1746 से 48 में हुआ था। और इसका तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो था ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध। तो याद रखिएगा वांडीवास का पूछता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, और ये युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें कि फ्रांस को बुरी तरह से हराया था किन्होंने, तो अंग्रेजों ने। तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। 1760 में इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और अंग्रेजी सेना को जो इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, आयरकूट कर रहा था। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लाली कर रहा था, कैप्टन लाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करने के लिए बोल रहा है जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार से जो है सर्वोत्तम यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। कहां से, तो अपना बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वही क्वेश्चन अभी पढ़े थे हम लोग, आज सेम क्वेश्चन अभी फिर पूछा है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करके जाना चाहिए लास्ट समय में। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट समय में देख के जाना चाहिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या है। सूची मिलान करने के लिए दिया है। देखिए क्रिस्टोफस कोलंबस, तो क्रिस्टोफस कोलंबस जो था ये कहाँ का था, इसका हो जाएगा इटली। कोलंबस इटली का था। उसके बाद है जैक्स कार्टियर, तो जैक्स कार्टियर हो जाएगा फ्रांस से था। जन्म स्थान पूछ रहा है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ है, इटली। और जैक्स कार्टियर का हो जाएगा फ्रांस। और उसके बाद है सर फ्रांसिस ड्रेक, तो इसका जन्म स्थान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद बच जाता है ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैग्नल, ये हो जाएगा पुर्तगाल इनका जन्म स्थान था। तो फिर से देख लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस पूछेगा मिलाने के लिए देगा तो इटली, जैक्स कार्टियर हो जाएगा कहाँ, फ्रांस। और सर फ्रांसिस ड्रेक हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन हो जाएगा पुर्तगाल। तो देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए पहला चैप्टर समाप्त हो गया। देख लीजिए दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक माना जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है किसको, तो रॉबर्ट क्लाइव बोल रहे, लॉर्ड क्लाइव को। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। CDPO में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो याद रखिएगा बक्सर की लड़ाई कब होता है, अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई होता है। 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब थे, इसमें
सुजाउद्दौला थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज की सेना थी, जिसमें कि अंग्रेज की सेना विजय हुई। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ और उसके बाद जो संधि हुआ वो संधि था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद पूछ रहा है किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर। ये देखिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि होता है, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया वो बनाया मोहम्मद रजा खान को, और बंगाल का बनाया था सीताब राय को। याद रखिएगा, यहाँ मुर्शिदाबाद पूछा है तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को, और बिहार का बनाया था सीताब राय को बनाया था, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जनक किसे? देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा लियोनिल कार्टिस हो जाएगा। इसका द्वैध शासन के जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन के जनक के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। याद रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर जो है लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति। अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, यानी फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक इसी के द्वारा शासन किया, बांटो और राज करो की नीति को अपना करके। और ये देखिए बीपीएससी टीचर वाला 11-12 में पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन है। देखिए देख लीजिए, टीचर्स वाला में 11-12, तो TRE 4 का भी जो एग्जाम करते हैं उनको भी देख के जाना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग भी देखिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया? तो बांटो और राज करो की नीति को अपना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर, किसे बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? देखिए महालवाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली, पूछ रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इसका हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो है वो आपको वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, भू राजस्व की एक नई व्यवस्था, एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार किया था। किसने? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था की बात बोलेगा तो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था वो कौन किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ये भी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? देखिए अलग तो हम लोग को याद है कि 1912 में हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था उड़ीसा और बिहार, लेकिन बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया कब गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया कब गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1733 ईस्वी में। और ये देखिए बीपीएससी CDPO का क्वेश्चन है, प्री का 2022 का। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए वो चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में दिया है। क्वेश्चन है, पहला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत, इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन ई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
1834 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था भारत में? तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखिए लगाया था, कौन लगाया था द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में? तो क्लाइव लगाया था। समाप्त कौन करेगा? तो वारन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि समाप्त करेगा वारन हेस्टिंग्स, लगाएगा क्लाइव। क्लाइव लगाता है द्वैध शासन, और इसको खत्म कौन करता है, समाप्त कौन करता है? तो वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? नेतृत्व की बात हो रहा है तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। किसके काल में? तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया गया था। ठगों के उन्मूलन का नेतृत्व किस में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर स्लीमन नहीं रहेगा, विलियम बेंटिक आंसर होगा, अगर विलियम बेंटिक ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे स्लीमन है, तो स्लीमन के नेतृत्व में ही ठगों का उन्मूलन हुआ था। किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सेम क्वेश्चन रिपीट है, देख लीजिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए प्रीवियस ईयर, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में फिर देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीमन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन, देख लीजिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम 1853 में जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो कौन से किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, राइट हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन भी किए थे, ये भी सही है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना, ये नहीं किया था, ये गलत है। और चौथा, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी किए थे। किसके समय में सामाजिक सुधार हुआ था? ये सब विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी सही है। और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी सही है। बाकी 3 नहीं होगा, बाकी 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी किसे घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था सती प्रथा को गैर कानूनी। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लीटन जो है किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, बाकी इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं। इल्बर्ट बिल से कौन संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल से रिपन संबंधित है, रिपन संबंधित है इल्बर्ट बिल से। बाकी यहाँ पूछ रहा है कि लॉर्ड लीटन के बारे में पूछ रहा है कि किससे संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो है लॉर्ड लीटन संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 69वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने सिंध विजय करके उसका अधिग्रहण किया था? सिंध विजय करके उसका अधिग्रहण कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपियर ने। किसने सिंध को विजित करके उसका अधिग्रहण किया था, अधिकरण किया था? तो ये किया था नेपियर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक
काल के संदर्भ में सूची दिया गया है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, व्यक्ति के बारे में विषय दिया गया है। तो देख लीजिए क्या है, मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड हो जाएगा क्यूमनल अवार्ड से संबंधित है। लिनलिथगो है तो लिनलिथगो का संबंध अगस्त प्रस्ताव से हो जाएगा। उसके बाद डलहौजी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, राजहरप नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी से संबंधित है। चेम्सफोर्ड जो है तो ये द्वैध शासन से संबंधित है, तो 1 का 2 और 2 का 3, बी का 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा मैकडोनाल्ड का संबंध जो है क्यूमनल अवार्ड से है, लिनलिथगो का संबंध अगस्त प्रस्ताव से है, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और चेम्सफोर्ड का द्वैध शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर को जो है डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। नागपुर, संबलपुर और सतारा को डलहौजी के हड़प नीति में शामिल किया गया था, बाकी जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। और ये 17वीं बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफेंस की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सहायक संधि से, तो इसको ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली, पहले तो यह याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था सहायक संधि, और इसको स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1870 लॉर्ड मेयो के काल के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है, तो पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा देख लेते हैं क्या है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, सही है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, इस तरह से ये भी सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन देख लीजिए। आगे है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। बाकी सिंध को, अवध को, सतारा को मिलाया गया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, तो लॉर्ड इरविन के समय में दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दिया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया 2019 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया था किन्होंने, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस बार बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, बहुत सारे लोग 1876 मार के आया था, लेकिन 1876 इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1877। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता को उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर
हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साहस और दूरदर्शिता को के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है या लड़खड़ा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये लिखा था किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो थी वो थी राय बहादुर। मुस्लिमों एवं पारसियों की दी जाने वाली समकक्ष उपाधि जो थी वो खान बहादुर थी। 1859 और 60 ईस्वी से इन उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो कह रहा है यहाँ पे कि स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखिएगा इसको, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। आयात को बढ़ावा दिया जिसके कारण औद्योगिक विकास में बाधा डाला गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालेगी। ये बीपीएससी टीआरई 3 देख लीजिए, टीचर्स वाले में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आयात को बढ़ावा देकर के औद्योगिक विकास में बाधा डाला गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था मेन रूप से ये किया गया था जमींदारों के। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा इसका। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये देख लीजिए यहाँ पे 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, इसीलिए देख के जाना बहुत जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट समय में। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? किसने किया था चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? देखिए बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। लगभग 20 + 20 25 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो बहुत जल्द आप लोग के बीच बिहार का भी वीडियो आने वाला है इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यही था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यही कारण था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था मद्रास में। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू किया गया था, तो मद्रास में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो रैयतवाड़ी पद्धति को जो लागू किया था मद्रास में, तो ये लागू किया था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी पद्धति को लागू किया था मद्रास में। किन्होंने, तो थॉमस मुनरो, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी का री एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, पूछ रहा है। इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है जमींदारी से, जैसे कि आपको हो गया अभी महलवाड़ी हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, जमींदारी हो गई, सबसे क्वेश्चन पूछता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रैयतवाड़ी में ऐसा होता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, तो देखिए क्या कहा गया, डैश में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता था, तो वेथी के नाम से। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। आगे है होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। देख लीजिए होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दिया हुआ है। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ये भी होगा। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी होगा। और रेलवे गारंटेड ब्याज, ये भी सही। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है बम्बई योजना, बम्बई प्लान के बारे में पूछ रहा है। तो बम्बई योजना में प्रस्ताव जो था वो क्या था, तो यहाँ दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देख लीजिए सबसे पहले मुंबई योजना। देखिए बम्बई प्लान जो होता है 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1944 में मुंबई प्लान भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप, योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। और इस आधार पर अभिष्ट उत्तर इसका इसीलिए ऑप्शन ई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था, तो इसका भी राइट आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पढ़ लेते हैं इसका भी क्या दिया हुआ है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 5 मार्च में। पहले तो ये याद रखिएगा कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुआ कब था, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 5 मार्च 1920 में सुरेंद्रनाथ हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के सहयोग से। सुरेंद्रनाथ हल्दर के सहयोग से और व्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से 5 मार्च 1920 को जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है और किया गया। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ, टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ ये
शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब भूमि। देखिए फिर से क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। इससे पहले भी पूछा गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, तो 1900 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये लड़ा था उदारवादी दल, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उदारवादी दल से लड़े थे किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये पहला ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1818 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो 1818 में स्थापित कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1818 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो टीचर वाला हुआ है बीपीएससी टीआरई 3, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1818 में स्थापित किया गया था। ये भी पूछता है कहाँ में, तो कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 1857 की क्रांति। हम बोले थे आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो है 2 से 3 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त कर दें, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि 2 वीडियो या मैक्सिमम 3 वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो 2 से 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें। चलिए अब 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इससे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, और 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह जो है सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरठ में मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में ये पूछा था, बीपीएससी सीडीपीओ में पूछ दिया था। नेक्स्ट 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत के जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता जो था, ये सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण क्या नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे वो वनडे हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार का जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। देखिए यहीं पे देख लीजिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन 20 का सही आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व, देखिए उसी से पूछेगा तो अब लगातार उसी से पूछा गया क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किए थे, बिहार में जगदीशपुर से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो बिहार से किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वही क्वेश्चन है, तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वही क्वेश्चन लगातार तीसरी बार कुंवर सिंह। देख लीजिए यहाँ पे 66वीं बीपीएससी लेटेस्ट 2020 कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 1857 कि विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में जो आगे बढ़ा था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? लखनऊ से बेगम ऑफ अवध नेतृत्व कर रही
लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था 30 मई 1857 को हुआ था और इसका नेतृत्व बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल आप कह सकते हैं कि नेतृत्व में लखनऊ से हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह की बात कर रहा है बिहार के आरा से। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ से शामिल हुआ था? तो आरा से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के पास किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह ने ही किया था, क्योंकि जगदीशपुर से ही नेतृत्व किया था 1857 के क्रांति में कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, पूछ रहा है कि कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो ये थे जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? अभी देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, ये सब जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था इस सक्रिय रूप से, इसीलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे पटना के? तो राजपूत कुंवर सिंह। देखे पटना दिया हो ऑप्शन में, या आरा दिया हो या जगदीशपुर, तो इस तीनों को ध्यान में रखिएगा। पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वो थे राजपूत कुंवर सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। याद रखिएगा इसको। 1857 के विद्रोह का बिहार में जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था वो था जगदीशपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ये था मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? इसका राइट आंसर जो होगा वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ होगा मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं को अपनी आंखों से देखा था। 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे का जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तात्या टोपे हो जाएगा कि 1857 के आंदोलन से जो नाम जुड़ा हुआ था तात्या टोपे का। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। याद रखिएगा, उसका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। मृत्यु कहाँ होता है? तो ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? तो ग्वालियर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था वो देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 2 और 4। देख लीजिए यहाँ पे कौन को भाग नहीं लिया था? तो साहूकार नहीं लिया था और जमींदार नहीं लिया था। बाकी खेतिहार मजदूर ने भाग लिया था और कृषक ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था वो था साहूकार और जमींदार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। दूसरा है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। अगला क्या है देख लेते हैं यहाँ पे कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव, इटावा और के महाराजा और उसके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और 1857 में दरभंगा, डुमरांव, इटावा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। ये भी ऑप्शन डी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन ए क्या है, तो इसका ऑप्शन ए में है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की, दोनों चीज से, आदमी और पैसे दोनों से जो है अंग्रेजों की मदद किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बिहार का कौन सा ऐसा भाग था जो अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी क्षेत्र जो था वो प्रभावित था 1857 के विद्रोह से, लेकिन जो प्रभावित नहीं था वो था आपका मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है, तो इसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देख लीजिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह को के विरुद्ध भेजा था, लेकिन 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी समान योजना नहीं थी इसके पास और ना ही संगठन मजबूत थी या संगठन की कमी थी, इसीलिए जो है ये विफल हुआ। तो 1857 के विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है ये असफल रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखना है। पहले पढ़ते हैं कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, कह रहा है कि विद्रोह की सफलता में कौन से कारण थे, यानी कि 1857 के विद्रोह की जो विफलता हुआ तो उसका क्या सब कारण थे। तो पहला अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। आगे है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 69वीं का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये पहला सही है। दूसरा है कहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ये दोनों सही है। देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, सही है। दूसरा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ए और आर मतलब क और का सत्य है और का जो है क का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट है वही महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा किया था वो कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी वो 1 नवंबर 1858 को। महारानी रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी कब? तो 1 नवंबर 1858। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी टीचर 11 12 में 2023 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया था? तो गोरखा से, सिख एवं पंजाबी एवं उत्तरी प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है इन जगहों से चयन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? किसने 1857 के क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो कौन दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर हो जाएगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वीडी सावरकर। देखिए 67वीं बीपीएससी 2022 में और बीपीएससी टीचर 9 10th में 2023 में ही पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर के। 1800 देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो वीडी सावरकर को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह जो है किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर इसका सही आंसर है। और ये 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट चैप्टर भी है आज के वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आयोग था जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज एवं नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। और यह किसने कहा था? ये कहा था कुंवर सिंह ने कहा था। कुंवर सिंह ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया है सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए दिया है। तो इसका मिलाते हैं, देख लेते हैं क्या है। कुंवर सिंह जगदीशपुर हो जाएगा। हजरत महल लखनऊ से हो जाएगा। उसके बाद खान बहादुर बरेली से हो जाएगा और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ये नेतृत्व कर रहे थे यहाँ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 17वीं बीपीएससी 2024 में। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो 1877 में
नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 70वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, और नेक्स्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री में बच गया है, एक या दो वीडियो और आएगा। एक या दो वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को जितने भी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वो टीचर हो, वो हेडमास्टर हो, बीपीएससी 70वीं तक का जो भी क्वेश्चन है, वो हम लोग एक से दो वीडियो में और हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आगामी बहुत सारे एग्जाम के लिए इस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के। जय हिंद।